बंगाल, जो एक टाइम पर पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर था, कैसे वो आज इतना नीचे गिर गया। एक टाइम ऐसा था जब बाहर से लोग बंगाल में आते थे काम करने के लिए, आज बंगाल से लोग बाहर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। ऐसा क्यों? कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमर्त्य सेन जैसे महान हस्तियों का है ये बंगाल। आज कैसे इस बंगाल में इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट। चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम भारत का सबसे अमीर आदमी कौन था, अगर आपको नहीं पता तो उसका नाम था जगत सेठ। कहा जाता है जगत सेठ के पास इतना संपत्ति था, इतना जेम्स एंड ज्वेलरी था कि अगर उसको नदी में फेंक दिया जाए तो नदी में जो पानी का फ्लो है वो बंद हो जाएगा, इतना संपत्ति था। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली दरबार का खर्चा भी जगत सेठ के पैसों से ही चलता था। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो उस टाइम में इंग्लैंड एंड यूके में जितना भी बैंक्स थे, उन सारे बैंक्स में जितना पैसा था उससे ज्यादा पैसा, उससे कई गुना ज्यादा पैसा अकेला जगत सेठ के पास था। करीब 250 साल, सिर्फ 250 ईयर्स पहले ये सारा चीज हमारे बंगाल में था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर तरह का इंडस्ट्री, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री है, टेक्निकल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, फर्टिलाइजर हो, चाहे कुछ भी चीज हो, हमारे बंगाल में इजीली अवेलेबल था। एंड सबसे ज्यादा बंगाल में था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम था कि मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स इसके बारे में जिक्र किया था अपने बुक में। बट आज के टाइम पर आप अगर देखोगे वेस्ट बंगाल के सड़कों में आपको सबसे ज्यादा बेगर्स घूमता हुआ मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डेट टू जीडीपी रेशियो में वेस्ट बंगाल का नाम सबसे नीचे आता है। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो रैंक है वो वेस्ट बंगाल में इतना गिर चुका है कि आज वेस्ट बंगाल का रैंक इंडिया में सबसे नीचे की तरफ है। इसका कारण क्या है आप खुद एक वीडियो में देख लो। पास করে যাবে জানি, পাস করে যাবে সেটা মেয়েদের পাশে আছে। দিদি তো বলেই যে পাস ফেল বলে কিছু নেই। আমাদের মেয়েরা ফার্স্ট ডিভিশন না পাক পাস করে যাবে, এটা সবাই মিলে আমাদের কাছে দিদি আছে, আমাদের দিদি আছে, আমাদের মেয়েরা পাস করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি আমার কে। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? 17वीं सेंचुरी की बात है जब ब्रिटिशर्स ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जॉब चार्नॉक को भारत भेजा अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहां पर सेटअप करने के लिए। लेकिन कोई भी स्टेट जॉब चार्नॉक का ये जो प्रपोजल था इससे सहमत नहीं हो पा रहा। लास्ट में जॉब चार्नॉक कोलकाता में है एंड कोलकाता में उस टाइम में जो राजा थे, नवाब थे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी। लास्टली काफी सारे मीटिंग्स, काफी सारे विवाद, काफी सारी चीजों के बाद जॉब चार्नॉक को मौका मिला कोलकाता में एक फैक्ट्री ओपन करने का। एंड वो फैक्ट्री धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि पूरे के पूरे कैलकाटा, पूरे के पूरे बंगाल तो उस कंपनी ने एक्वायर कर लिया। उस टाइम यूरोप से अगर कोई भी बिजनेसमैन इंडिया में आते थे बिजनेस करने के लिए तो उनका फेवरेट प्लेस कैलकाटा बन चुका था। एंड वो जो कंपनी था वो इतना बड़ा बन चुका था कि वो अब बाहर के राज्यों में अपना ढेरा जमा रहा था धीरे धीरे करके। देखते ही देखते आ गया 1757 जब बैटल ऑफ पलासी एंड 1762 जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ। एंड दोनों में ही बंगाल बुरी तरीके से हार गया। एंड हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे बंगाल को एक्वायर कर लिया। अब ब्रिटिशर्स को वो सारी चीज बिल्कुल इजी टू एक्सेस हो गया था, लगभग फ्री में उनको वो सारी चीजें मिल जाता था। अब ब्रिटिशर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बड़ा बन चुका था कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, फार्मर्स थे, उन पर कड़ी दबाव डाले गए। एंड उनका जो बिजनेस था, उनका जो फार्मिंग था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। एंड इसी का नतीजा है 1770 में भुखमरी के चलते करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टीशन भी यहां पर एक बहुत ही बड़ा गेम प्ले करता है। 1874 में जब बंगाल से आसाम को अलग कर दिया गया तो पूरा जो टी सेक्टर था वो बंगाल से अलग हो गया, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। एंड बंगाल को बहुत ही तेज की मंदी का सामना करना पड़ा। एंड धीरे धीरे करके जब 1912 में बंगाल से बिहार एंड उड़ीसा भी अलग हो गई तो और भी जो सारे रिसोर्सेस थे वो भी बंगाल से धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था। 1947 के बाद जब देश को आजादी मिली तब फाइनली लोगों को ये लगा कि हाँ अब शायद कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं हमें। बंगाल के लोग एक बार फिर से उनको ये लगा कि हाँ अब शायद कुछ चेंजेस बंगाल में आ सकते हैं। लेकिन इसी में एक सेकंड पार्टीशन दिखाई दिया बंगाल में। बंगाल से बांग्लादेश अलग हो गया एंड वो एक अलग कंट्री बन गया।
लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक दिक्कत आ गया जूट सेक्टर के लिए, क्योंकि जो जूट फील्ड थे वो सारा का सारा बांग्लादेश में चले गए जहां पर जूट तैयार किया जाता था, एंड जितने भी जूट का फैक्ट्रीज था वो सारा फैक्ट्रीज बंगाल में आ गया। अब तो बॉर्डर पार करके जूट को इंडिया में लाना, फिर पूरी तरीके से उसको क्लीन करके तैयार करके फिर से बांग्लादेश में भेजना, ये बहुत ही ज्यादा एक हेक्टिक प्रोसेस हो चुका था। इसके ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी से बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब कुछ करने को था नहीं, लोगों को ऐसे बिजनेस करना पड़ रहा था। उस टाइम स्टेट एंड सेंट्रल दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि हाँ शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लोगों का जो ये सोच था ये गलत तरीके से साबित हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज में जो स्टेट का शेयर था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दिया, एंड दूसरी चीज क्या किया, इनकम टैक्स में जो स्टेट का शेयर होता है उसको 8% से कम कर दिया गया, जिससे स्टेट पूरी तरीके से बिखर गया। स्टेट का जो जीडीपी था वो बिल्कुल ही नीचे आ गया था, एंड कांग्रेस ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज को भी बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया। तो जो जूट इंडस्ट्रीज था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। बंगाल के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात तो मैंने आपसे पहले ही कर दी, क्या कितना बड़ा इंडस्ट्री था, कितना बड़ा मार्केट था, लेकिन इस इंडस्ट्री पर भी अभी बहुत ही ज्यादा दबाव डाला जा रहा था। अब ये जो इंडस्ट्री था ये भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशानी, बहुत ही ज्यादा लोग इसको छोड़ रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो रहे थे बंगाल से। एंड इसको देखते हुए उस टाइम का जो सीएम था बंगाल का बीसी रॉय, उन्होंने पंडित नेहरू को एक ओपन लेटर लिखा, एंड लेटर में ये लिखा कि हाँ बंगाल में जो भी चीज हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। सो जो कांग्रेस का लीडर दूसरे कांग्रेस के लीडर को ये लिख रहे हैं कि हाँ कांग्रेस जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, वो सही नहीं हो रहा है। कितना प्रेशर में होने के बाद कोई ऐसा कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ 1950 से पहले बंगाल कैसा था, एंड आज के टाइम 2013-14 में बंगाल कैसा था एंड आज कैसा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 1950 से पहले पूरी इंडिया का 24% बंगाल से आता था। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो पूरे इंडिया का 27% बंगाल से आता था, लेकिन 2013-14 में यह संख्या कम होकर 3.9% प्रोडक्शन रेट एंड 4.9% एम्प्लॉयमेंट रेट आ गया। तो सोचो 27% से अगर 4.9% पे कोई स्टेट आ जाए एम्प्लॉयमेंट के मामले में, तो ये कितना बड़ा एक डिजास्टर है एक स्टेट के लिए एंड उस स्टेट की जनता के लिए। काफी लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण आखिर क्या है। देखो मेरे को जो लगता है इसके बारे में, मेरा जो ओपिनियन है, 1950 से पहले गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, 3 स्टेट में जितना भी इंडस्ट्री था उससे ज्यादा इंडस्ट्री अकेला बंगाल के पास था, एंड दिन ब दिन वो इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा था। बट 1955 के बाद महाराष्ट्र में जितना नया इंडस्ट्री ओपन हो रहा था उसका हाफ इंडस्ट्री बंगाल में ओपन होने लगे, तो बंगाल धीरे धीरे करके नीचे जाने लगा, एंड बंगाल में जितना भी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री था वो बंद हो रहा था, एंड वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर अपना इंडस्ट्री खोल रहे थे। तो बंगाल का जो जीडीपी था वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा था, एंड बंगाल की जो इंडस्ट्री रेट थी वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहे थे। तो ऐसे देखते ही देखते दिन ब दिन चलते गए, एंड इसके बाद इलेक्शन आया, एंड इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार गिर गई एंड पावर में आया सीपीआईएम। अब सीपीआईएम जैसे पावर में आया, यहां पर एक नया चीजों का इन्वेंशन हुआ, वो है यूनियन। अब यूनियन का काम यह था कि हमारे जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका सहायता करना, अगर उन पर कोई मुसीबत आ गिरा है तो उसको सही कर देना। लेकिन ये जो यूनियन है ये कुछ और ही काम करने लगा। काम क्या, लोगों को भड़काने लगा, लेबर स्ट्राइक कराने लगा। हर एक दिन बंगाल में उस टाइम पे लेबर स्ट्राइक हो रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में जितने भी सारे इंडस्ट्री बचे थे वो सारे के सारे इंडस्ट्री एक ही झटके में बंद हो गए। अब लोगों को काम मिलना भी बंद हो गया, लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था, लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा था। तो इससे बंगाल के लोगों का जो हाल था वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। देखते ही देखते आएगा 1991 जब भारत में फॉरेन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। पूरे के पूरे देश, पूरे के पूरे स्टेट ने इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, लेकिन बंगाल ने, सीपीआईएम ने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने एंड इसका विरोध करने लगा। सिर्फ सीपीआईएम ही ऐसा पार्टी था जिसने इसको बॉयकॉट कर दिया, इसको लागू नहीं होने दिया वेस्ट बंगाल में। ये सबसे बड़ा गलती था सीपीआईएम का उस टाइम पे, ऐसा माना जाता है। एक और मौका वेस्ट बंगाल को मिला था ग्रो करने के लिए, वो था सर रतन टाटा जब कोलकाता के सिंगूर में
अपना टाटा नैनो फैक्ट्री खोलना चाहा। पूरे के पूरे सीपीएम के लीडर्स, पूरे के पूरे सीपीआईएम एंड देश की जनता इसको बहुत ही समर्थन कर रहे थे। खुद रतन टाटा भी बहुत खुश थे, लेकिन ऑपोजिशन लीडर ममता बनर्जी ने इस पर घोर विरोध किया। बड़े बड़े मोर्चा निकाले गए, इनका जो समर्थक थे वो रास्ते पर उतर आए, धरने पे बैठ गए एंड इसका नतीजा ये हुआ कि रतन टाटा को वेस्ट बंगाल से जाना पड़ा। टाटा फैक्ट्रीज को उन्होंने बंगाल से लेकर गुजरात में बिठा दिया एंड आज गुजरात की वही फैक्ट्री में 4,500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं एंड वो खुश है काम करके। एंड उस टाटा एक फैक्ट्री से आज गुजरात में बहुत ही सारे छोटे बड़े फैक्ट्रीज आ गए, जिसमें काफी सारे लोगों को काम मिलने लगा। खुद बंगाल के लड़का जाके वहां पर आज काम करता है। तो सोचो आज अगर वो टाटा प्लांट हमारे बंगाल में होता तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे बंगाल को मिलता है। बंगाल की जो आज लोग हैं जो काम ढूंढने के लिए यहाँ वहां भटकते रहते हैं, उनको भटकना नहीं पड़ता, उनको आसानी से काम मिल जाता। ये जो प्रोटेस्ट ममता बनर्जी ने करे, इस पर लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था ममता बनर्जी के ऊपर एंड इसका नतीजा ये हुआ कि 2011 में ममता बनर्जी पावर में आए, सीपीआईएम पावर से हट गए, ममता बनर्जी बन गए उस टाइम का 2011 से चीफ मिनिस्टर, जो आज भी बरकरार है। देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 2011 के बाद बंगाल में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। ऑब्वियसली बंगाल में डेवलपमेंट हुआ है, बट जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है। बंगाल में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट सोशल साइड पर हुआ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट लिमिटेड में ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट बंगाल में नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, जो होना जरूरी था। देखो आज के टाइम पर बंगाल में एक ऐसा इलेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा जहां पर वायलेंस ना होता हो, जहां पर बम नहीं गिरता हो, जहां पर गोली ना चलता हो। ऐसा एक भी इलेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज के टाइम पर टीएमसी की हर एक लीडर के नाम पर कोई ना कोई पुलिस केस दर्ज है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स आज जेल में हैं स्कैम करने के चलते। आज के टाइम पर बंगाल में लास्ट 18 मंथ में 65 के ऊपर कम्युनल वायलेंस का केस दर्ज हुआ है। सिर्फ 18 मंथ में 65 केस। सोचो बंगाल कितना ज्यादा ट्रैवल कर रहा है इन सब चीजों से। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को इतना सारा स्कीम दे रखा है कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। कहा जाता है कुछ ऐसा कि एक बच्चे के जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक पूरे जिंदगी उसको स्कीम मिलता ही रहेगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसको स्कीम मिलता जाएगा। जैसे कि एक लड़की जब 18 साल की हो जाएगी तब उसको सरकार की तरफ से एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा, जो है 25,000 का। एंड जो हाउस वाइफ्स है उनको हर महीने 500,000 रुपए करके उनके अकाउंट में दिया जाता है आज के टाइम पर बंगाल में। देखो मैं इन सारे स्कीम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं कि हाँ 500 रुपए 1000 रुपए करके नहीं देना चाहिए, ये सब जो पैसा है ये बर्बाद हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है एक बेरोजगार लड़का, एक बेरोजगार लड़की की काम देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत है बंगाल के लोगों को। जितने भी सारे अनऑथोराइज्ड कंपनी हमारे बंगाल में है उसको ऑथोराइज्ड करना, क्योंकि अनऑथोराइज्ड कंपनी का मतलब ये होता है कि वो किसी दिन चालू हो सकते हैं, किसी भी दिन बंद हो सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता। एंड इससे लोगों का जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, लोगों का जॉब किसी भी दिन लग सकता है एंड किसी भी दिन जा भी सकता है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, एक ऑथोराइज्ड कंपनी बनानी पड़ेगी जहां पर लोगों को काम मिले। एंड ऐसे बहुत सारी कंपनी बनानी पड़ेगी एंड ये एक दिन में नहीं होगी, ये काफी सारे सालों के बाद ऐसा हमें देखने को मिल सकते हैं अगर आज से ही ये प्रक्रिया को शुरू किया जाए। तो हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसे लगाने का बहुत ही ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पर। तो ही बंगाल, तो ही भारत और भी ज्यादा आगे जाएगा, तो ही हम बाहर की देश, बाहर की स्टेट से अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। जो सिस्टम है उसे पूरी तरीके से अपग्रेड करने की टाइम अभी आ चुका है। तो ये था पर्सनली मेरा ओपिनियन, जो मेरे को लगता है कि बंगाल के डाउनफॉल के पीछे इन सारी चीजों का कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है, वो इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ बंगाल के डाउनफॉल के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं एंड कैसे बंगाल इससे बाहर आ सकता है। प्लीज कमेंट करके बताना ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप क्या सोच रहे हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा कुछ आपको इंपॉर्टेंस मिला वीडियो से, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज करके मेरा फैमिली क्या है, सब सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, वो बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। सब्सक्राइब कर दिया करो, बस एक बटन नहीं 2 बटन तो दबाना होता है। अगर बेल बटन नहीं दबाओगे तो
कैसे मिलेगा नोटिफिकेशन? तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बजा देना ताकि हर एक वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो, मैं मतलब स्नाइकर बुढ़े में नए प्रोडक्ट के साथ के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।